बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम कैश एंड सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं उसमें इसका पार्ट टू अब हम करने जा रहे हैं। पार्ट टू में हम कंसंट्रेशन बैंकिंग क्या है, कैश कंसंट्रेशंस क्या है, दी मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम लॉक बॉक्स और फील्ड बैंक्स इनटू द फर्म सेंट्रल कैश पूल रिजाइडिंग इन द कंसंट्रेशन बैंक। अब ये है कि हमने जैसे लॉक बॉक्स की बात की कि लॉक बॉक्स में उसके सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, या कि फील्ड ऑफिस है, सपोज आपका हेड ऑफिस किसी मेन सिटी में है, लाहौर में है, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं वो पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं, तो आपने पूरे पाकिस्तान में फील्ड बैंक्स अकाउंट अपने बना लिए जहाँ जहाँ आपका जाता है। तो उन बैंक अकाउंट में आपके पैसे कस्टमर्स की तरफ से कलेक्शन हो रहे हैं, तो वो कलेक्शन जो है आपका एक सेंट्रल बैंक अकाउंट है जहाँ से आप डिसबर्स करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो वो उस अकाउंट में उन बैंकों के थ्रू आपके पहुंच जाएंगे, तो इसको कंसंट्रेशन बैंक के कहते हैं। तो कंपनसेटिंग बैलेंस क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स मेंटेन बाय द फर्म टू कंपनसेट अ बैंक फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड, क्रेडिट लाइंस आर लोन्स। तो ज़ाहिर है कि जो बैंक आपके लिए ये सारा काम कर रहा है तो उसको आप कंपनसेट करते हैं, उसको कुछ ना कुछ उसका पे आउट करते हैं कि बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कलेक्शन इम्प्रूवमेंट की बात, क्योंकि हमारा ये कैश और सिक्योरिटीज़ की मैनेजमेंट का है, तो उसमें कैश मैनेजमेंट के लिए कलेक्शन इम्प्रूवमेंट के वाले से बात हो रही है। तो अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जेंस जो है कि हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उनको कैसे मैक्सिमम कैश कलेक्शन में कैश में ले आए, ये बात अब होगी। तो प्रोसेस बाय विच अ पेपर चेक आर कन्वर्टेड इनटू ACH डेबिट्स एट लॉक बॉक्स आर अदर कलेक्शन साइट, ऑटोमेटेड कलेक्शंस जो आपकी हो रही हैं उसको अकाउंट रिसीवेबल के जो प्रोसेस है उसके बारे में कि किस तरह से कन्वर्ट करना है अकाउंट, आपके जो रिसीवेबल्स हैं उसको ऑटोमेटेड कैसे कलेक्शन होनी है। तो सो व्हाट द बेनिफिट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, रिड्यूस द अवेलेबिलिटी फ्लोट एसोसिएटेड विद द चेक क्लियरिंग। तो जो फ्लोट हमने बात की थी कि चेक कलेक्शन क्लियरिंग और उसके करने की, वो उसको वो रिड्यूस कर देता है। और चेक क्लियरिंग फॉर द 21st सेंचुरी एक्ट। अब कलेक्शन इम्प्रूवमेंट में जो ये है चेक 21 यूएस फेडरल लॉ के, इसमें यूएस का ये लॉ है बेसिकली, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बुक में था तो आपको समझाने के लिए ये मैंने बना ली इसकी स्लाइड। यूएस फेडरल लॉ फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक चेक एक्सचेंज, के इलेक्ट्रॉनिक चेक एक्सचेंज करता है बाई एनेबलिंग बैंक टू एक्सचेंज चेक इमेज फाइल इलेक्ट्रॉनिकली एंड वेयर नेसेसरी टू क्रिएट अ लीगल इक्विपमेंट पेपर सब्स्टिट्यूट द चेक from image for the permanent to bank that have not agreed or accept check electronically। मीन यह है कि उसको चेक की जो इमेज है उस पर इलेक्ट्रॉनिकली उस पर प्रोसेस हो जाता है, बल्कि अब तो और एडवांस हो गया है कि वो उसकी चेक की इमेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन ही बैठे उधर से ट्रांसफ़र आपका सप्लायर जो है आपके अकाउंट में कर देता है। तो जिससे और आगे बात चली गई है, जिसमें कलेक्शन आपकी और ईजी हो गई है। तो अब जो चेक 21 है, ड्राइवन बाई सितंबर 11 2001 अटैक्स के बाद इसका कंसेप्ट आया। मीड टू फोस्टर्स द इनोवेशन एंड इनकरेज द मूव फ्रॉम द पेपर चेक टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोसेसिंग टू क्रिएट द कॉस्ट एंड टाइम बेनिफिट फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो है ना पेपर वर्क को ख़त्म करने के लिए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो है, जैसे कि ऑटोमेशन पे हर चीज़ आ गई, अब इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए ये प्रोसेस सितंबर 9/11 के बाद का जो प्रोसेस था उसमें ये शुरू हुआ। रिक्वायर बैंक टू एक्सेप्ट द सब्सिट्यूट चेक आप पेपर कॉपी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द बोथ साइड ऑफ द ओरिजिनल चेक्स एज द लीगल इक्विवेलेंट ऑफ द ओरिजिनल पेपर चेक की जगह, तो वो उसकी इमेज जो है उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर द लीगल पाथ अलाउ द रिमोट डिपॉजिट चैप्टर, जो अगर रिमोट डिपॉजिट्स हैं तो उनको इसी तरह से क्लियर किया जा सकता है। कंसंट्रेशन बैंकिंग में हम अगर करें तो मूविंग कैश बैलेंस टू अ सेंट्रल लोकेशन, ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दे दी कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं कंट्रोल ओवर इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ द कारपोरेट कैश का जो है आपका फ़्लो इम्प्रूव हो सकता है। रिड्यूस आइडियल कैश बैलेंस टू मिनिमाइज, जो आपका आइडियल कैश फजूल पड़ा हुआ है जिसको इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो आपके एसेट्स की एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, तो उसको आप ला के यूज़ कर सकते हैं। और देन अलाउ फॉर द मोर इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट बाय पूलिंग एक्सेस कैश बैलेंस,
तो एक्सेस जो कैश बैलेंस है उसको आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कहीं सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे, साथ उसकी आप ये कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं और उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ प्रॉफिट आ सकता है। अब कंसंट्रेशन सर्विसेज फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट ट्रांसफ़र चेक DTC जो है डेफिनेशन है, नॉन नेगोशिएबल चेक पेएबल टू अ सिंगल कंपनी अकाउंट एट अ कंसंट्रेशन बैंक। तो जो नॉन नेगोशिएबल चेक है पेएबल होता है कंपनी के, तो वो उसके कंसंट्रेशन बैंक में जमा करवा दिया जाता है। फंड्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल ऑन रिसीट्स ऑफ DTC। तो ये इसके फंड्स अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक डेट के लिए, लेट डेट के लिए हो सकता होता है। कंसंट्रेशन सर्विसेज के बारे में अगर हम ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की बात करें, ACH जो पीछे आया था कि ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होती है, एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन फॉर द डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र चेक। तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र आपके हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक इमेज वर्जन्स फॉर DTC होता है, और उसके बाद कॉस्ट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट ऑफ रिप्लेसिंग टू DTC डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र चेक के होती है। अब वायर ट्रांसफ़र की बात करें, जो पहले जो है अब इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हो सकता है ना, इस तरह पहले टेलीग्राम और टेलीफोन के उस के ज़रिए भी ट्रांसफ़र्स होती थी, ये पुरानी बात हो रही है। ए जेनेरिक टर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यूजिंग टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक फेड वायर यूज़ होती थी कम्युनिकेट करने के लिए। फंड्स आर अवेलेबल ऑन रिसीट्स ऑफ द वायर ट्रांसफ़र मच पोर एक्सपेंसिव, लेकिन वो एक्सपेंसिव होंगे। अब ये तो बात हो गई कि हमने कैसे कलेक्शन को स्पीड अप करना है। कलेक्शन तो हमारी स्पीड अप हो गई कि हमने कलेक्शन कर लिया है। अब वो पैसा अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर जो पैसा आपसे लेने वाले हैं वो आ जाएंगे, भी हमें पैसा दो भाई, तो फिर आपने उसको स्लो डाउन करना होता है पे आउट को। तो इसीलिए आप टाइम पीरियड बढ़ाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके तो पैसा कमा सकेंगे। तो वो किस तरह से करना है, स्लो डाउन कैश पे आउट करते हैं, प्लेइंग अ फ्लोट किस तरह से करते हैं, कंट्रोल ऑफ डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट होता है जो आपने पैसा खर्च करना होता है, तो उसको कैसे आप करते हैं, पेएबल थ्रू ड्राफ्ट, कि आप उसको ड्राफ्ट बना के दे देते हैं कि ये मेरा ड्राफ्ट है। वो आपके बैंक में ही पैसा पड़ा होता है, तो जाके ड्राफ्ट से वो जब उस तक पहुंचेगा टाइम ले लेगा, वही कि जो आपने अवॉइड किया है आप दूसरे के लिए लगा रहे हैं। पेरोल एंड डिविडेंड्स, इसको डिसबर्स करना है, उसके तरीक़ेकार हैं कि उनको चेक दे दिया अब आपने, जबकि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं। अब चेक जिस दिन जाके बंदा चेक करवाएगा कैश, उसी दिन ही उसके अकाउंट में जाना है, अदरवाइज़ आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, तो ऐसा अकाउंट वो आपको ज़ीरो बैलेंस वाला है जिसमें ये सारी पेमेंट आपने इकट्ठी करके रख ली, अब उससे जाती रहेगी, जितना उसमें कैश रहेगा वो जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो आपकी सेविंग होगी। रिमोट एंड कंट्रोल डिसबर्स जो है वो भी इसी तरह। अच्छा जी, प्लेइंग द फ्लोट क्या है, नेट फ्लोट क्या है, द डॉलर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन इन द फर्म्स इंडिविजुअल चेकबुक बैलेंस एंड द बैलेंस ऑन द बैंक्स बुक। तो आप ज़ाहिर है वो पैसा सारा जब रख देंगे उसमें, उस पर इंटरेस्ट उस पैसे पे लगता रहेगा। जैसे जैसे लोग अपने निकलवाते रहेंगे, वो पैसा तो सारा आपने रख दिया था पहले दिन से, वो चला गया, अब जो डिफरेंस बच जाएगा वो आपके पास वो होगा जो बैंक से आपको प्रॉफिट आया। तो ये आपने शॉर्ट टर्म उसमें प्रॉफिट कमा लिया। यू राइट अ चेक टूडे विच इज़ सबट्रैक्टेड फ्रॉम यूर बैंक कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस। आज अगर आप चेक लिख के किसी को दे रहे हैं जिसको पेमेंट देनी, तो अब वो किस दिन जाके उसमें निकलवाता है, ये तो उतने दिन तो आपके अकाउंट में रह गया ना वो पैसा। द चेक हैज़ नॉट क्लियर विच क्रिएट अ फ्लोट, उसकी वजह से आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तो आपके पास वो फ्लोट इकट्ठा हो गया ना उतने दिनों का, कि 7 दिन बाद जाके अगर कोई करवाता है तो 7 दिन तो अकाउंट आपके कई पैसे रहे हैं ना इसमें। यू कैन पोटेंशियली अर्न इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट यू हैव स्पेंट, तो आपके पास उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह बल्कि ये बैंकों का भी जो सिस्टम होता है ना, जो लोन देते हैं, आपने बैंक से लोन लिया, आज की डेट में आपने बैंक से लोन ले लिया कि आपने कोई काम करवाना है, बैंक ने आप पे इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। वो लोन जो है वो आपका एक अकाउंट खोल के उसमें रख देते हैं कि जितनी ज़रूरत है वो लेते जाओ। अब आपने पहले दिन थोड़े निकालने हैं, अब बैंक ने आपसे तो इंटरेस्ट पूरे पे ले लिया कि आपका लोन है, लेकिन आपके बैंक में ही पड़े हुए हैं। आप जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसको लेते जाते हैं, तो वो बैंक अपने के पास रखे हुए पैसे से आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो इसी तरह कंपनी की बात है। फर्म शुड बी एबल टू शिफ्ट फंड क्विकली टू द बैंक फ्राम विच डिसबर्समेंट आर मेड। पहले तो वो अपने अकाउंट से उस अकाउंट में भेज देती है जहाँ से डिसबर्समेंट होनी है, ठीक है। देन जनरेट अ डेली डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन बैलेंसेस रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट, तो उसमें डेली जितने लोग लेते जा रहे हैं और वो डेली
रूटीन में उसके पास आ रहा होता है कि बाकी कितना बैलेंस बचा, कितने पैसे ले गए, कितने बाकी रह गए। एंड सोल्यूशन क्या होता है, सेंट्रलाइज पेएबल इनटू अ सिंगल स्मॉलर नंबर ऑफ अकाउंट्स, दे प्रोवाइड अ बेटर कंट्रोल ओवर द डिसबर्समेंट। क्योंकि वो अकाउंट एक तो उससे का ये फ़ायदा है कि वो उससे डिसबर्समेंट अकाउंट का कंट्रोल ईजी होगा कि उससे पैसे जाने ही हैं, जीरो बैलेंस है, जिस सारे जाने हैं तो हमने पे आउट ही करने हैं। अगर आप अपने सेंट्रल बैंक में रखेंगे, सेंट्रल अकाउंट में, तो कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, वो बैलेंस में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए करते हैं। मेथड फॉर मैनेजिंग अ डिसबर्समेंट के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। नंबर एक तो पेएबल थ्रू अ ड्राफ्ट, कि आप पेएबल करें थ्रू ड्राफ्ट करें। चेक लाइक इंस्ट्रूमेंट दैट इज ड्रॉन अगेंस्ट द पेयर एंड नॉट अगेंस्ट द बैंक एज इट इज़ अ चेक। आफ्टर PTD payment through draft is presented to a bank, the payer get decide whether to honor or refuse। तो पेयर ने वो करना होता है कि उसको ऑनर करे या रिफ्यूज़ करे, तो उतनी देर तक उसके पास ही रहते हैं। डिले द टाइम टू हैव फंड्स ऑन डिपॉजिट कवर द ड्राफ्ट, तो उसमें जो डिले होता है वो फंड्स का उसके पास ही रहते हैं। सम सप्लायर्स प्रेफर चेक, कुछ सप्लायर्स चेक प्रेफर करते हैं चेक को। तो चेक भी आपने जब इशू कर दिया उसको, तो चेक तो आपके पास अकाउंट आपके में पैसे हैं, अब जिस दिन उसने विदड्रॉ करना है वो 7 दिन बाद करता है, 15 दिन बाद आपके पास ही रहेगा। बैंक विल इम्पोज अ हायर सर्विस चार्जेस ड्यू टू द एडिशनल हैंडलिंग इन्वॉल्व। ज़ाहिर है जब आप बैंक को जिम्मेदारी लगाएंगे तो बैंक उसका चार्जेस तो आपसे ज़्यादा लेगा, वो तो होता ही है। तो इसी तरह पेरोल एंड डिविडेंड डिसबर्समेंट आपने करना है। पेरोल वो है जो सैलरीज आप लोगों को दे रहे हैं, और डिविडेंड क्या होता है साथ, जो शेयर होल्डर्स को जो आप प्रॉफिट डिविडेंड देते हैं उस पर, उसको कहते हैं आप शेयर होल्डर्स को जो देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, वो होता है। द फर्म्स अटेम्प्ट टू डिटरमिन व्हेन पेरोल एंड डिविडेंड चेक विल बी प्रेजेंटेड फॉर कलेक्शन। तो वो चेक तो उन्होंने दे दिए उनको, लेकिन जब प्रेजेंट होंगे कलेक्शन के लिए उतने दिन तो पैसा उनके पास पड़ा रहेगा। मैरी टाइम में सेपरेट अकाउंट इज सेटअप फॉर हैंडलिंग ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ डिसबर्समेंट। बस हर किसी के लिए अलहदा भी अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। या फिर ए डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल इज़ प्रोजेक्टेड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, या पिछले सालों के बेस पे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस आ जाता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अभी बताता हूँ। फंड्स आर डिपॉजिटेड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड नीड्स। तो फंड्स जो उसमें आपने भेजने हैं ना, वो जितनी जितनी नीड्स आप समझते हैं कि इतने इतने जा रहे होंगे, उसके मुताबिक उसको आप भेजेंगे। मिनिमाइज द एक्सेसिव कैश बैलेंस, तो उसमें मिनिमाइज करेंगे एक्सेसिव, जहाँ उसमें बैलेंस ज़्यादा नहीं जाएगा तो आप उस पैसे को यूज़ करते रहेंगे। ये है जैसे कि हम परसेंटेज ऑफ पेरोल चेक है। तो अब पेड डेज के मुताबिक आ रहा है ये आपका कितनी पेरोल कलेक्शन प्रेजेंट ऑफ क्या है कि फ्राइडे को जो आपका ना 25% तक कैश उसमें से निकला है जो आपका है। तो आपका मतलब है कि फ्राइडे तक आपने अगर इसमें 30% रख दिया है तो 25 अगर जाना है। मंडे को ये है तकरीबन ये चला जाएगा 40 के ऊपर तक। वेडनेसडे को ये इतना, और इस तरह से कई अभी भी आपके लेफ्ट होगा, बीच में पड़े होंगे पैसे। द फर्म में प्लान ऑन पेरोल चेक्स बीइंग प्रेजेंटेड इन अ सिमिलर पैटर्न एवरी पे पीरियड। तो इसी तरह के वो चेक देते हैं जिससे प्रेजेंट हो और वो खाता चलता रहे। अब ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो हमने बात की थी कि एक अकाउंट खोल लें और उसका ज़ीरो बैलेंस है, टोटल पेरोल उसमें रख दें आप, जितनी पे हैं, जब चेक निकलते रहेंगे तो बाकी जो उसमें बचता रहेगा उस पर प्रॉफिट लगता रहेगा। ए कारपोरेट चेकिंग अकाउंट इन विच ज़ीरो बैलेंस इज मेंटेन द अकाउंट रिक्वायर्ड द मास्टर पेरेंट अकाउंट फॉर विच द फंड्स आर ड्रॉन टू कवर द नेगेटिव बैलेंस आर विच एक्सेस बैलेंस आर सेंट। कि वो जो ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है ना, बेसिकली उस अकाउंट का एक मास्टर अकाउंट के साथ अटैचमेंट होती है कि जब चेक आपको प्रेजेंट किया जाता है ना, तो आपका पैसा चाहे उसमें नहीं गया तो आपका जो मास्टर अकाउंट है ना, उसमें से जब ओवरड्राफ्ट हो गया तो मास्टर अकाउंट में उससे पैसा आ जाएगा। तो उनको अलाउ बैंक जो है वो कर देते हैं। एस्टिमेट्स द नीड टू एक्यूरेटली एस्टिमेट ईच डिसबर्समेंट अकाउंट करने के लिए ओनली लीड टू फॉरकास्ट ओवरऑल कैश नीड्स, ताकि अपनी कैश नीड्स जो है कंपनीज पूरी करती रहती हैं। जैसे जैसे उधर जाता है तो वो उसको डिले बेसिकली वो उसको मैनेज कर रहे हैं पैसे को यूज़ के मुताबिक। तो अब हम अगर बात करें रिमोट एंड कंट्रोल डिसबर्समेंट क्या होती है। रिमोट डिसबर्समेंट होती है ए सिस्टम विच द फर्म्स डायरेक्ट चेक टू ड्रॉन ऑन अ बैंक दैट इज जियोग्राफिकली रिमोट फ्रॉम इट्स कस्टमर सो एज टू मैक्सिमाइज द चेक क्लियरिंग टाइम। तो बाद कहते रिमोट में आपने जब किसी को भेजना है, इधर आप बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं, आपका साहिवाल में अकाउंट है, आर वाला में आपसे बंदे ने पैसे लेने हैं,
तो आप आर वाला उसको बाई डाक भेजेंगे, वो जिस दिन ड्यू होगा, अब डाक में उसके पास जाएगा, जब उसको मिलेगा फिर वो कब जाके अकाउंट में प्रेजेंट करेगा, अकाउंट से क्लियर होने के लिए फिर वो लाहौर में आएगा, तो लाहौर में जाके जितने दिनों में 5-6 दिन लगने हैं वो आपके पास कैश आपका यूज़ होता रहेगा। दी मैक्सिमाइज डिसबर्समेंट फ्लोट होगी, एग्जाम्पल ए वर्मंट बिजनेस पे मेन सप्लायर्स विच इज़ चेक ड्रॉन ऑन द बैंक इन मोनोटाना। ये मैंने जो अपने आपको इधर की मिसाल दी है, आप ये रखें, दिस में स्ट्रेस सप्लायर रिलेशन एंड रेज द एथिकल इशू। हाँ, इससे ये एथिकल इश्यूज़ की बात की है कि आप उसको इतना डिले करवाते हैं तो वो कहेगा कि यार मैं तो इनको फ़ौरन माल भेज देता हूँ, तो ये मुझे इसने, तो एथिक्स का आपने ज़रूर ख्याल रखना है इसमें। अब ए सिस्टम बाय विच जो रिमोट कर a system in which the firm's direct check to drawn on the bank or branch bank that is able to give early and mid morning notification of the total dollars amount check that will be presented against the account that day। यानी कि इस डेट का शाम तक वो उसके अकाउंट में जाता है और उसको पता रहता है। लेट चेक presentment of are minimal which allow more accurate predating disbursement on the day to day basis, कि वो उसका जो डे जिस डे में पेमेंट करनी है उस डे के रात 11 बजे कहेंगे जी आपको पेमेंट आ गई अकाउंट की, यूज़ डेली होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की अगर हम बात करें, जो आजकल सारा कॉमर्स में चल रहा है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है और फिनटेक चल रही है, जो ऑटोमेशन में बैंक हो गए हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, बैंकिंग ये सारी आजकल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो रही है। द एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन पेपर फॉर्मेट इंक्लूडिंग ओवरऑल द इंटरनेट की वजह से ये हो रही है। मैनेजिंग सिस्टम कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड यूटिलाइज टेक्नोलॉजी सच एज द फैक्स एंड ईमेल्स। स्ट्रक्चर्ड क्या है? यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो है कि अनस्ट्रक्चर्ड ये है कि आपने मेल कर दी या फैक्स कर दिया तो वो उधर उसके पास चला गया, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है उसमें यह है कि यूटिलाइज टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI अब आपने याद रखना है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज द मूवमेंट ऑफ द बिजनेस डाटा इलेक्ट्रॉनिकली इन अ स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट, के वो रीडेबल फॉर्मेट में जो बिजनेस डाटा इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रक्चर किया जाता है उसको कहते हैं EDI का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT, और फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये इसमें EDI के प्रोडक्ट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस रिजल्टिंग इन अ वैल्यू ऑफ मनी ट्रांसफ़र, कि वो वैल्यू ऑफ मनी ट्रांसफ़र जितनी है वो आपने ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र कर दी उतनी अमाउंट। सबसेट EDI का अगर करें, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफ़र सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट इसको कहते हैं। स्विफ्ट ये है कि फ़ॉरेन ये सिस्टम आजकल चल रहा है जिसमें सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन हो रही है कि स्विफ्ट के ज़रिए आपके फ़ौरन क्लियर होकर उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। आपने उसको ऑर्डर किया कि इसको अकाउंट में भेज दे, अकाउंट ने फ़ौरन उसको भेज दिया। एंड क्लियरिंग हाउस इंटरनेट पेमेंट चेक्स की है। चिप्स जो है ये भी बैंकिंग की प्रोडक्ट्स है, इसके ज़रिए भी क्लियरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र रेगुलेशंस क्या हैं? इन जनवरी 1999 रेगुलेशन दैट रिक्वायर्स ऑल फेडरल गवर्नमेंट पेमेंट बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली, कि जितनी भी फेडरल और उसकी प्रोविंशियल पेमेंट थी वो सारी इलेक्ट्रॉनिक होंगी। दिस इज़ प्रोवाइडेड मोर सिक्योरिटी दैन द पेपर चेक, पेपर के बजाय ये ज़्यादा सिक्योरिटी है कि जिस अकाउंट में जा रहे हैं जितने जा रहे हैं वो भी पता चल रहा है। इज़ चीपर टू प्रोसेस फॉर द गवर्नमेंट, तो सस्ता भी पड़ता है कि बजाय उसके आए वो चेक दें, चेक लेके उधर जाए, बस वो एम्प्लाई के पहली तारीख को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र सीधी सैलरी हो गई, ना चेक की लेने की ज़रूरत पड़ी, ना बैंक में जाने की ज़रूरत पड़ी। एक्सपेक्ट टैक्स रिफंड्स एंड स्पेशल वेवर सिचुएशंस में, अगर टैक्स रिफंड्स वगैरह की सिचुएशन है तो उसमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो इसके मुताबिक नहीं है। फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटीग्रेशन जो है उसमें अगर हम बात करें कि द गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियली रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स बैंक और बिटवीन बैंक्स,
तो ईडीआई सबसेट है फाइनेंशियल ईडीआई, एफईडीआई एग्जांपल्स इंक्लूड्स लॉक बॉक्स रेमिटेंस इंफॉर्मेशन, बैंक बैलेंस इंफॉर्मेशन, जिससे आपको इंफॉर्मेशन इनकी बैंक्स की मिलती है। अगर हम कॉस्ट और बेनिफिट्स की बात करें, ईडीआई में कॉस्ट क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर आपको ज़ाहिर है वो ऑनलाइन सिस्टम का सारा बैंकों को भी कंप्यूटर का वो पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा ना, जहां ऑनलाइन काम हो रहा है तो उनके कंप्यूटर हार्डवेयर्स वगैरह और सॉफ्टवेयर के एक्सपेंडिचर आएंगे। इंक्रीज ट्रेनिंग कॉस्ट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ यूटिलाइज ऑफ ईडीआई सिस्टम को, इसके लिए स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा और उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, इस पर भी कॉस्ट आएगी। एडिशनल एक्सपेंसेस टू कन्विंस सप्लायर एंड कस्टमर्स टू यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अब उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा कि आप बजाय इसके ये करें आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ जाएं जिसमें आपको फ़ायदा है, तो वो भी ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट लगेगी। और लॉस ऑफ फ्लोट, तो ज़ाहिर है वो पैसा इनके पास भी बैंकों के पास भी रहता था, चेक लेने जब आते थे तो अब बैंकों को ये नुकसान होगा कि उनका फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बेनिफिट्स क्या इसके होंगे, ये तो कॉस्ट थी, और बेनिफिट्स क्या होंगे, इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट मूव फास्टर विद द ग्रेटर रिलायबिलिटी, के रिलायबल होगी, उसमें एक्यूरेसी होगी, उसमें गलती के चांस कम है और इन्फॉर्मेशन जो है फास्टर चली जाएगी। इम्प्रूव कैश फोरकास्टिंग एंड कैश मैनेजमेंट, कैश की फोरकास्टिंग और कैश मैनेजमेंट इसमें हो जाएगी। कस्टमर्स रिसीव फास्टर एंड मोर रिलायबल सर्विसेज, तो कस्टमर्स को बड़ी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी और फास्टर मिल रही होंगी और जल्दी मिल रही होंगी। और रिडक्शन इन द मेल पेपर्स एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टोरेज कॉस्ट, तो जो उसके डॉक्यूमेंट्स की स्टोरेज की कॉस्ट थी और डॉक्यूमेंटेशन थी, पेपर वर्क सारा कम हो गया और बड़ा ऑनलाइन आराम से जो काम चल रहा है, तो ये बैंकों को बेनिफिट होगी। तो अब आगे आ गया आउटसोर्सिंग, लेकिन अभी तक हम आउटसोर्सिंग में जाने से पहले ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी तक जो कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ईडीआई है, यहाँ तक उम्मीद है कि आप सारे समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये फाइनेंस और कैश मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट आप समझ रहे हैं, ये बाकी लोग भी समझें, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।